बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हम लोगों ने पहले किप्स की जो मुकम्मल सीरीज एमडीकेट के हवाले से उसको कवर कर लिया। हम लोग एमडीकेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम अभी एक दफा गो थ्रू करेंगे जो स्टेप्स के हमारे पास फुल लेंथ पेपर्स हैं, फुल लेंथ एग्जाम्स, उनमें से बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है इंशाल्लाह उसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि स्टेप्स की कौन सी अप्रोच है और इसकी अप्रोच के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो एमडीकेट के अंदर आ सकते हैं और उन एमसीक्यूज के कौन कौन से आंसर होंगे। तो अगर आप लोगों को फर्दर ये वाली वीडियोस चाहिए तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले और आप लोगों को भी जो है ना फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें एमसीक्यूज नंबर 1 को देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एंजाइम्स बट डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। बच्चों देखो, आप लोगों को ये चीज पता है कि एक एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना है और उसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मगर अगर कोई ऐसा केमिकल है जो कि सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम से रिएक्ट कर जाता है लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसे हम लोग इनहिबिटर का नाम देते हैं। और जो इनहिबिटर्स होते हैं ये फिर एंजाइम्स को क्या करते हैं, एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनको काम नहीं करने देते, मूव नहीं करने देते। बाय डेफिनेशन मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? अच्छा, तो हम अभी बात कर रहे थे कि मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है। तो मोटर न्यूरॉन्स ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स के पास मसल्स और ग्लैंड्स के पास मैसेज को लेके जाना होता है। तो दे कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद इफेक्टर्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिजेंबल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है जो कि हमारे टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, हमारे सेल्स के दरमियान में पाया जाता है। ये किससे रिजेंबल करता है? क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते तो इट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा भी बेसिकली ब्लड का वो पार्ट है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी एक ब्लड ने वही चीज रिलीज करनी है, एक ब्लड ने खैर नहीं, ब्लड ने वही चीज रिलीज करनी है जो सिवाय उसके सेल्स के बाकी तमाम चीजें वो रिलीज करता है, ताकि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसे अपटेक कर सके। न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं, इसमें वाटर मौजूद होता है, ताकि हमारे सेल्स जो है उसे अपटेक कर सके। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है इट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा। A receptor that responds to mechanical deformation such as that caused by pressure, touch or vibration called। यानी कि ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जिसने मैकेनिकल स्टिमुलाई को महसूस करना है। उसके नाम से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नोसिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर तो नहीं होगा, इट विल बी अ मैकेनो रिसेप्टर। क्योंकि नोसिसेप्टर जो होते हैं इन्होंने पेन के स्टिमुलाई को महसूस करना है, कीमो रिसेप्टर जो होते हैं इन्होंने केमिकल स्टिमुलस जैसे कि स्मेल या टेस्ट होता है उसको महसूस करना है। फोटो रिसेप्टर्स ने लाइट के स्टिमुलस को महसूस करना होता है। तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स होंगे वो मैकेनिकल स्टिमुलस को महसूस करेंगे। द ओनली एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज इन एक्टिव फॉर्म। अच्छा, पैंक्रियाज के जो नॉर्मली एंजाइम्स होते हैं ना वो पैंक्रियाज सिक्रेट करता है अपनी डीएक्टिवेटेड फॉर्म में या प्रो एंजाइम की फॉर्म में, सिवाय पैंक्रियाटिक लाइपेज के। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है ये अपनी एक्टिविटी फॉर्म में रिलीज किया जाता है। Which one is an X-linked dominant trait? X-linked dominant trait हमारे पास जो नॉर्मली हीमोफीलिया होता है ये तो रिसेसिव होती है। मेलनेस इज नॉट एन X-linked trait। पैटर्न बॉल्डनेस भी मेल के साथ एसोसिएटेड होती है, नॉर्मली तो मेल्स में पाई जाती है। लेकिन जो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है दैट डिजीज इज X-linked dominant trait। In electron transport chain, the electrons from NADH and FADH2 are passed to। जो NADH की ऑक्सीडेशन होती है, FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, इनसे जो इनकी ऑक्सीडेशन करने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लेकर उस इलेक्ट्रॉन को आगे पास करते हैं कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q एक मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन सोल्यूबल कोएंजाइम होता है, एक विटामिन होता है जो कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेकर दूसरी जगह पे जा रहा होता है। तो कोएंजाइम Q होता है जिसने इनको ऑक्सीडाइज करना है, उनसे इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाना है। टेकिंग इन ऑफ फॉरेन बॉडीज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, तो हमारे पास जो अब एमसीक्यूज है कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है, अगर तो ये लिक्विड होगा इसे हम लोग पाइनोसाइटोसिस कहेंगे। अगर ये सॉलिड है, नॉर्मली फॉरेन बॉडीज की बात की जा रही है तो ये सॉलिड ही की बात की जा रही होगी। तो जब हम किसी फॉरेन बॉडी को, किसी फॉरेन सॉलिड पार्टिकल को इनटेक करते हैं तो इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अगर हमारे पास किसी भी तरह से जो है इसे स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए आ रहा है, तो इसे हम लोग एंडोसाइटोसिस का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि एंडोसाइटोसिस वो जनरल टर्म है जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं। पिक अप रेयर X-linked recessive trait in humans। अच्छा जी, तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स ये X-linked डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव नहीं है। हीमोफीलिया सी एक ऑटोसोमल डिजीज है, ये X-linked नहीं है।
मेलनेस एक्स लिंक नहीं है, लेकिन जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम या TFS है, ये बेसिकली ऐसा होता है कि मेल के अंदर जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है वो नहीं होती, और वो जो मेल है वो फिनोटाइपिकली फीमेल होता है। तो ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, अच्छा जो बहुत से माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स हमारे पास नहीं होंगे, ट्रेकिया नहीं होंगे, ब्रोंकाई नहीं होंगे, बल्कि एल्विलाई होंगे, जो कि जिनकी लेयर सिंगल होती है, बारीक होती है, बहुत ज्यादा ये क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जहां पे रेस्पिरेशन होनी होती है, ये जहां पे गैसेस एक्सचेंज होनी होती है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय severe वेट लॉस, वीकनेस एंड opportunistic infections etc. अच्छा, जो हमारे पास opportunistic diseases HIV की अगर हम बात करें तो इसमें severe weight loss, weakness और opportunistic infections जो हो रहे होते हैं। देखिए, opportunistic disease तब होती है जब हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जो लास्ट स्टेज होती है HIV की, वहां पे हमें opportunistic disease देखने को मिलती है कि इम्यूनिटी खत्म हो गई है, अब कोई भी बीमारी का जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर होकर अपनी डिजीज कोज करना शुरू कर देगा। दैट वुड बी द लास्ट स्टेज ऑफ HIV। नर्व इंपल्स इज इनिशिएटेड बाय, जो नर्व इंपल्स होती है वो किस तरह से इनिशिएट होती है? जब भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता है तो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, उन सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से जो सोडियम जो मूव करके सेल के अंदर आते हैं, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस इनिशिएट्स अ नर्व इंपल्स। In glycogenosis type 2 disease, the dash and dash appears filled with glycogen with membrane bound organelles। देखें, हमें ये चीज पता है कि ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, वो अपना काम नहीं कर रहे। तो ग्लाइकोजन कहां पे स्टोर होती है? क्या ग्लाइकोजन ब्रेन के अंदर स्टोर होती है? नहीं होती, ब्रेन में नहीं होती, हार्ट के अंदर भी नहीं होती, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं नॉर्मली उनके अंदर, और लिवर, ये हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो जगह होती हैं जहां पे ग्लाइकोजन स्टोर होती है। अ मैन विल शो हीमोफिलिक इफ ही हैज, अच्छा जो हीमोफीलिया है, आप लोगों को पता है कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, लेकिन मैन के अंदर इसकी सिर्फ एक ही अलील हो सकती है, इसकी दो अलील्स होंगी ही नहीं, एक अलील एक ही होनी है। तो वो क्योंकि मैन जो है वो हेमीजाइगस है और हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो अगर मैन के अंदर एक सिंगल रिसेसिव अलील आ जाती है तो मेल के अंदर वो डिजीज शो हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय एंटीबॉडीज। कभी भी हमारी बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, यानी कि अगर वैक्सीनेशन से हो रही है या इंफेक्शन की वजह से हो रही है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, लेकिन अगर वो एक्टिव इम्यूनिटी है तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है उसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, इन अ बटरफ्लाई शेप विद व्हाइट मैटर, नहीं वो ग्रे मैटर होता है। बटरफ्लाई शेप जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो ग्रे मैटर होता है। कंटेन एसोसिएटिव न्यूरॉन सेल बॉडीज ओनली, नहीं इसमें सेंसरी मोटर सेल बॉडीज भी इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व्स अराइज फ्रॉम इट, यस दैट इज ट्रू, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो इससे निकलती हैं बाहर, तो ये हमारे पास सी आंसर होगा इसका। A hormone released by anterior pituitary that regulates the activity of skin pigments in some vertebrates। अच्छा, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो उसने स्किन के पिगमेंट को देखना है और दूसरा वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। देखिए, स्किन पिगमेंट्स के लिए तो हमें पता है कि मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, मगर ये मीडियन लोब से रिलीज होता है, ये एंटीरियर लोब से रिलीज नहीं होता। हमने इंटीरियर लोब को देखना है तो इंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ACTH। ACTH जो होता है ये एडिसन्स डिजीज के अंदर इसकी जो सिक्रीशन है वो एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से स्किन पिगमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से डार्क हो जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एक्सेप्ट, अच्छा जी NADP लाइट रिएक्शन में चाहिए था कि इसको NADPH में कन्वर्ट किया जाए, लाइट तो चाहिए, H2O चाहिए था कि इसको तोड़ा जाए और यहां से ऑक्सीजन को रिलीज किया जाए, तो ऑक्सीजन बेसिकली प्रोड्यूस होती है, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो आपका जो आंसर है दैट इज ए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन। द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, अच्छा कैटास्ट्रोफिज्म की जो थ्योरी है वैसे तो आप लोगों के ये रिलेटेड नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको एमडी कैट के अंदर ही पूछा भी जाएगा, लेकिन ये जॉर्ज कवियर जो है इसने प्रपोज की थी द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी इसके बारे में कि भाई जो नोसिसेप्टर्स होते हैं इन्होंने सेंसेशन ऑफ पेन जो है, पेन वाली सेंसेशन, पेन वाली जो फीलिंग है उसे डेवलप करना होता है।
पिक अप द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा बच्चों देखो, जनरली वायरसेस जो डिजीज कोज करते हैं, जो वायरियंस होते हैं वो डिजीज नॉर्मली कोज कर रहे होते हैं। वायरियंस के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास इसका जीनोम होता है, दूसरा इसका प्रोटीन कोड होता है। अगर हम कोड को रिमूव कर दें, सिर्फ और सिर्फ जीनोम है और जीनोम भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए वाला है, तो दैट विल बी वायरॉइड। जो वायरॉइड्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर अक्सर होकर डिजीजेस कोज करते हैं। ये सिर्फ पोटैटो में नहीं, एप्पल में और बाकी प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कोज करते हैं। तो वायरॉइड इज द कॉजेटिव एजेंट। ये आरएनए होता है, बेसिकली आरएनए पार्टिकल होता है जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज करता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन डैश बट इज विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा, नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन वाली सेल वॉल होती है सिवाय आर्कियोबैक्टीरिया के। आर्कियोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं होती। चाहे वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होती है। ठीक है, मैंने एग्जांपल ऑफ लोफोट्राइकस बैक्टीरियम। लोफोट्राइकस जिसकी एक साइड पे एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होगा और जनरली जो स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद होता है। कुछ बच्चे साल्मोनेला टाइफी की तरफ जाएंगे, लेकिन साल्मोनेला टाइफी जो है उसमें सिर्फ एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद नहीं है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, वो एम्फीट्राइकस होता है। अंडर सिक्रीशन ऑफ आयोडोथायरोनिन इन एडल्ट्स कोज। अच्छा, आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 और T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन हमारे पास ये जो हार्मोन्स होते हैं, अगर एडल्ट्स में उनकी सिक्रीशन कम हो तो क्या होता है। ये दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं इनकी सिक्रीशन के कम होने की। अगर तो ये कंजेनिटल डेफिशिएंट हो, यानी कि बच्चों में बाय बर्थ ही इसकी जो सिक्रीशन है वो अंडर सिक्रीट हो रही हो, तो क्रेटिनिज्म कॉज होगी। लेकिन अगर एडल्ट्स में होगी तो इट विल कॉज मिक्सिडिमा। उसके अलावा गोइटर एडल्ट्स में होगा ही होगा, बी और डी दोनों ऑप्शन में गोइटर लिखा हुआ है, ये शायद मिस टाइपिंग होगी स्टेप वालों से, लेकिन बेसिकली गोइटर भी कॉज होता है सिर्फ गोइटर, क्योंकि जब आयोडोथायरोनिन प्रोड्यूस नहीं होते तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार आता रहता है। थायरॉक्सिन जब प्रोड्यूस नहीं ना होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार आता जाएगा और उसको स्टिमुलेट करता जाएगा, तो इसकी वजह से गोइटर भी होगा, मगर इसका आंसर हमारे पास मिक्सिडिमा होगा। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ यूरिएज इज, यूरिएज की जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज यूरिएज का काम शुरू होता है तकरीबन 6.5 पीएच पे। तो यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट पीएच जो है वो नहीं मेंशन, हम यहाँ पे तकरीबन 7 की तरफ भी जा सकते हैं, 4.5 की तरफ भी जा सकते हैं। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ, ये गलती होगी स्टेप्स वालों की तरफ से, मैं आपको ये बता देता हूँ। यूरिएज काम करना स्टार्ट करता है 6.5 पे और उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो तकरीबन 5.5 पे जाके आती है। ठीक है, तो हम इसे 4.5 नहीं कहेंगे क्योंकि बेसिकली वो स्टार्ट 6.5 पर हो रहा है, तो हम उसे 7.0 की तरफ ही लेके जाएंगे, उस वो ज्यादा क्लोज हमें यहाँ पे लगेगा। तो इसकी तरफ हम जाएंगे, 7 विल बी योर आंसर। वरना एग्जाम के अंदर जब आपको ये सवाल आएगा ना तो ये बिल्कुल करीब करीब या एग्जैक्ट आपको जो ना ऑप्शन पूछे जाएंगे आपसे। एलर्जिक रिएक्शंस आर इनकाउंटर्ड बाय। अच्छा, हमारे पास अलग अलग तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स रिलीज करते हैं, होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई, IgE। ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को इनकाउंटर करती हैं। The hepatic portal vein drains blood to liver from। अच्छा, ये वाला वो एमसीक्यूज जो कि हम लोगों ने पहले बहुत सी दफा जो पास पेपर हम लोगों ने किए हैं, मॉडल पेपर भी किए हैं, उनमें हम लोगों ने कवर किया है, तो ये वाला एमसीक्यूज वाकई में इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को लेकर आती है, लिवर तक लेकर आती है। कहां से लेकर आ रही है? वो इंटेस्टाइन से लेकर आ रही है। तो इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करने वाली जो वेन होती है दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। और वो सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर रही, वो उस पूरे के पूरे एरिया से ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे पास दो अलग अलग तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दूसरा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। इन दोनों के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ह्यूमरल रिस्पॉन्स के अंदर बी सेल्स होंगे और जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जाकर किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी बी। डैश इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ओके, जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप लोगों को पता है कि आयरन की खैर बात अलग है, लेकिन फॉस्फोरस जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दैट इज एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फोरस यहाँ पे मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड्स में। मेजॉरिटी ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर,
हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक मसल, दिल सिर्फ एक थोड़ी सी जगह पे मौजूद है। स्मूथ मसल भी काफी मौजूद होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्केलेटल मसल्स। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज एन, अच्छा जो HIV वायरस है वो DNA तो बिल्कुल भी नहीं है, वो RNA वायरस तो है लेकिन वो नॉन इन्वेलप्ड वायरस नहीं है, वो RNA इन्वेलप्ड वायरस है। टाइप ऑफ हीमोफीलिया व्हिच अफेक्ट्स बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली। जो हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया ए होता है ना, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये मेन को ज्यादा अफेक्ट करता है, वुमेन को इतना अफेक्ट नहीं करता। जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल डिजीज है, तो ऑटोसोमल होने की वजह से इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा। The secretion of gastric juice is stimulated by, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन करता है, उसको गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है। Which of the following blood group is always heterozygous? तो देखिए हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप, सॉरी होल्ड ऑन, अगर हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो है A, तो इसकी जो जीनोटाइप है दिस कैन बी दिस जीनोटाइप, ये होमोजाइगस हो सकती है। B के लिए जो जीनोटाइप है वो ये होमोजाइगस हो सकती है, लेकिन AB के लिए जो जीनोटाइप है वो हमेशा यही वाली रहेगी, हमेशा हेटेरोजाइगस ही रहेगी। तो AB इज योर आंसर। All of the following are true about bacterial flagella except, अच्छा तो कौन सी चीज बैक्टीरियल फ्लैजेला के बारे में ट्रू नहीं है? They are involved in motility, ट्रू है। They are involved in chemotaxis, यानी कि केमिकल स्टिमुलस की वजह से बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं। They arise from basal bodies, ये भी ट्रू है। They are involved in conjugation, नहीं, उसके लिए पिलाई मौजूद होते हैं, फ्लैजेला ये काम नहीं करते। Presence of gill pouches in embryonic forms of all vertebrates is an example of, अच्छा जो हमारे पास ऐसी एवोल्यूशन होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्टार्ट में ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सिमिलर थे और वक्त के साथ साथ वो जब अलग अलग इन्वायरमेंट्स में गए तो उनके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है, इसमें ऑर्गेनिज्म डाइवर्ज करके फैल कर इवॉल्व कर रहे हैं। तो जो गिल पाउचेज हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर बेसिकली गिल पाउचेज पाए जाते हैं, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की जो है एग्जांपल है। केमिकली थायरोक्सिन आपको पता है कि ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड हार्मोन है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज, हमें पता है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सेट से फ्लाइज होती है, वो बेसिकली ट्रांसफर करती है, लेकिन वो किस एजेंट को ट्रांसफर कर रही होती है जो कि इस बीमारी को फैलाएगा? दैट एजेंट इज ट्राइपेनोसोमा। ये एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और ये एक पैरासाइट होता है ह्यूमंस का। ज़ाइमोजिन सेल्स इन स्टमक प्रोड्यूस, अब स्टमक के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, पेरिटल सेल्स होते हैं, ज़ाइमोजिन सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं। तो बच्चे अक्सर पेरिटल और ज़ाइमोजिन सेल्स के दरमियान में ना तो से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेरिटल सेल ने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, ज़ाइमोजिन सेल्स ने क्या प्रोड्यूस करना है। तो भाई देखो ज़ाइमोजिन सेल्स होते हैं, इनके आपको नाम के एंड पे ओजन नजर आ रहा है, ये पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इन्होंने पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करना है जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। जो पेरिटल सेल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। पिक अप एन एग्जांपल ऑफ थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो यानी कि टेम्परेचर, एसिडो यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट, फाइल यानी कि लविंग, ऐसा बैक्टीरिया जो कि टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेफर करता है जिंदा रहने के लिए। दैट बैक्टीरिया इज हेलिकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। हमारे पास जो हेलिकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिडिक और हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। इन ह्यूमन फीमेल्स ovulation stage of ovarian cycle almost coincides with a dash of uterine cycle। अच्छा जब ओव्यूलेशन होती है, क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों साथ साथ चल रही होती है, ओवरी और यूट्रस दोनों इन्वॉल्व होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। तो ओव्यूलेशन जब ओवरी के अंदर होती है तो यूट्रस के अंदर उस टाइम पे कौन सा फेज चल रहा होता है? उस टाइम पे यूट्रस का जो प्रोलिफरेटरी फेज है ये एंड हो रहा होता है और जो सिक्रीटरी फेज है ये स्टार्ट हो रहा होता है। तो इन दोनों के दरमियान में या फिर इनिशिएशन ऑफ सिक्रीटरी फेज है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन होती है फीमेल्स के अंदर। इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम सी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, यानी कि साइटोक्रोम सी जो है उसने किसको रिड्यूस करना है, किसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है? साइटोक्रोम सी की ऑक्सीडेशन कौन करता है? तो साइटोक्रोम ए
जो होता है ये साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करता है। वायरॉइड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वायरॉइड्स, हमारे पास जो होते हैं जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, वो टी ओ डाइनर ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, जो सबसे पहले अब लोगों को पता है कि फाइलम नाइडेरिया जो हमारे पास होता है उसके अंदर कोई खास इस तरह का सिस्टम मौजूद ही नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक अलग चीज है। जो वर्म्स हैं, वर्म के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होते, इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज है वो नॉर्मली डिफ्यूजन के जरिए हो रहा होता है। मगर आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ट्रेकिया नाम की जो विंड पाइप्स हैं या एयर पाइप्स होते हैं उनके फॉर्म में नजर आता है। तो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले इवॉल्व हुआ था। विटामिन्स आर सोर्स ऑफ, विटामिन्स हमारे पास किस तरह का कोफैक्टर बनाते हैं? अलग अलग तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, उनमें एक प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो कि एंजाइम से चिपक जाता है, छोड़ता नहीं एंजाइम को, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कोएंजाइम्स जो लूजली बाउंड होते हैं, और विटामिन्स आर कोएंजाइम्स। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, वो सेल्स टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं, और उन्हीं सेल्स का दूसरा नाम होता है लेडिग सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अच्छा आर्कियोप्टेरिक्स बेसिकली एवोल्यूशन के अंदर एनिमल किंगडम एनिमलियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेप्टाइल से जब बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई, सबसे पहला बर्ड बना, उसकी थोड़ी सी जो टीथ भी हमें देखने को मिल जाते हैं, उसके लिए रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक मौजूद थे। तो ये रेप्टाइल और बर्ड के दरमियान में एक कनेक्टिंग लिंक बनता है। पिक द मिसमैच्ड पेयर, अच्छा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनते हैं, ये मैच्ड है। सर्टोली सेल्स होते हैं, ये स्पर्म्स की न्यूट्रिशन करते हैं, ये भी मैच्ड है प्रॉपर्ली। लेडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, ये भी अभी भी हम लोगों ने देखा ऊपर यहाँ पे। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स दे आर द सेम सेल्स, तो इन्होंने सीमेन प्रोड्यूस नहीं करना। हमारे पास सी इसका आंसर होगा। पिक अप द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, अच्छा जी, तो हमारे पास जो रियो वायरस है और एचआईवी है, ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। पारो वायरस जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। एडिनो वायरस जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, तो बी आपका आंसर है। एन एंजाइम फ्रॉम विच इट्स डैश हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड अपोएंजाइम। तो अगर किसी एंजाइम से हम लोग उसकी कौन सी चीज को रिमूव करेंगे तो वो अपोएंजाइम कहलाएगा। अगर हम लोग किसी होलो एंजाइम से उसका कोफैक्टर रिमूव कर देते हैं, चाहे वो एक्टिवेटर है चाहे वो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, कोफैक्टर की अलग अलग टाइप्स हैं, हम अगर उसका कोफैक्टर रिमूव करते हैं तो उस एंजाइम को हम लोग अपोएंजाइम का नाम देंगे। तो आपका आंसर जो है दैट इज डी। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, अच्छा पैंक्रियाज और बाइल जो होता है वो लिवर ने प्रोड्यूस करना है, ये गलत आंसर है। कोलोन के अंदर विलाई नहीं होते, विलाई जो है वो इलियम के अंदर होते हैं, ये गलत मैच्ड है। अमाइलेज जो है इसने अमाइलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करना, ये भी गलत है। एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये अल्सर कोज करता है स्टमक के अंदर, एंड दैट इज प्रॉपर्ली मैच्ड, ये हमारे पास इसका सही आंसर है। सेकंड मियोटिक डिवीजन इन oocyte इज कंप्लीटेड, जो फीमेल के अंदर ओवम जेनेसिस होती है, ओवम प्रोड्यूस होता है, वो मुकम्मल उसकी जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं होती, बल्कि मेटाफेज 2 के अंदर उसकी मियोसिस जो वो जाके रुक जाती है। और जब जो ओविडक्ट है या जो फिलोपियन ट्यूब्यूल होती है वहां पर आगे स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है, तब उसकी जो डिवीजन है वो कंप्लीट होती है। तो व्हेन oocyte is fertilized by sperm, that is when the second meiotic division is completed. A minute particle of RNA that lacks a protein coat and is capable of causing disease in both plants and animals is called. हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी पहले भी बात की थी। वायरियोन तो मेच्योर पार्टिकल होता है ना, जिसमें आरएनए भी, जिसमें जीनोम और प्रोटीन कोड दोनों होते हैं। वायरॉइड में सिर्फ और सिर्फ उसका जीनोम ही मौजूद होता है, तो सी इज योर आंसर। एडीएच अंडर सिक्रेशन, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अंडर सिक्रेशन रिजल्ट्स इन अ कंडीशन जिसमें इंसान को कंटीन्यूअसली यूरिनेशन होती रहती है, कंटीन्यूअसली प्यास लगती रहती है, तो इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज इंस्पाइडस का नाम देते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कैरियर, अच्छा जी, तो इनमें से कौन सा कैरियर होगा? ये जो हमारे पास इंसान है, इस इंसान के अंदर डिजीज नहीं है, ना कैरियर है ना डिजीज है, नॉर्मल है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है ना उसके ऊपर ये वाली एलील ही नहीं होती, तो बेसिकली हमारे पास यही वाली जीनोटाइप बनेगी, ये नॉर्मल है। इस इंसान को डिजीज है, ये डिजीज्ड है, ये कैरियर नहीं है, इसको एक्चुअल में डिजीज है।
इस इंसान को भी कोई डिजीज नहीं है, इट इज नॉर्मल। लेकिन अगर हम ये बात करें, इस फीमेल की बात करें जिसमें एक तो नॉर्मल अलील मौजूद है, दूसरी डिजीज वाली अलील मौजूद है, तो ये कैरियर होगी। व्हाइट ब्लड सेल्स एसोसिएटेड विद फेगोसाइटोसिस आर, जो इयोसिनोफिल्स होते हैं उन्होंने एलर्जिक रिएक्शन के साथ इंटरेक्ट करना है, जो बेसोफिल्स होते हैं वो भी उनके साथ मौजूद होते हैं। लिम्फोसाइट्स ने वैसे सेल मीडिएटेड या ह्यूमन इम्यून रिस्पांस देना है, लेकिन जो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स हैं ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो बी इज योर आंसर। द कपलिंग रिएक्शन in which synthesis of ATP molecule occurs during the movement of hydrogen ions across a proton gradient। तो जब हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की एक साइड पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, दूसरी साइड पे बहुत कम है। तो जब हाइड्रोजन आयन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेस में मूव करके अंदर आएंगे तो उसकी वजह से जब एटीपी प्रोड्यूस होता है, इस फिनोमिना को हम लोग जो है वो कीमो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। जब हाइड्रोजन आयंस के मूव करने की वजह से एटीपी प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी कॉल्ड कीमोस्मोसिस। इवन ये फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भी होता है। इसके बाद हमारे पास जो सैप इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम बाइब, इसमें हमारे पास कौन सी फोर्सेस मौजूद होती हैं? द एडहेशन, कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल फोर्सेस, टैक्ट फोर्सेस, ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं इसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं, हम लोग टैक्ट फोर्सेस का नाम देते हैं। The myofibrils are made up of repeating sections called, मसल के अंदर एक मसल सेल के अंदर बहुत से लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। और मायोफिब्रिल्स के अंदर हमें सेक्शंस नजर आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेक्शंस हैं। दो सेक्शंस आर कॉल्ड सार्कोमियर्स, वो सार्कोमियर कहलाते हैं, जो कि आपस में जुड़ते जाते हैं, मायोफिब्रिल बनता है और फिर मायोफिब्रिल्स आपस में जुड़ेंगे तो एक मसल सेल बनेगा। Which type of organelle is primarily involved in the synthesis of proteins? गोल्जी बॉडी ने तो सिक्रीट करना है, लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। They manufacture and supply energy to the cell। अच्छा जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा मशहूर जो लाइन है दैट इज दिस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। डैश इज आर एक्ट एज वेक्टर फॉर डिजीजेस। हाउसफ्लाई बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, मॉस्किटो बीमारियां फैलाते हैं, सेट्से फ्लाई बीमारी फैलाती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर्स फॉर डिजीजेस। फोटोसिस्टम हैज अ क्लोरोफिल ए व्हिच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ, अच्छा जो फोटोसिस्टम होते हैं ना, अगर फोटोसिस्टम 2 की बात करें तो वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम 1 के अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो मैक्सिमम जो लाइट होगी दैट इज 700 नैनोमीटर। द जॉइंट that allows movement in several direction is called, तो हमारे पास ऐसे ये शोल्डर जॉइंट है, ये हर एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करता है, तो इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम देते हैं। डीकार्बोक्सिलेजेस, डीएमिनेजेस एंड सिंथेजेस आर एग्जांपल्स ऑफ, जो हमारे पास ये एंजाइम्स हैं जो कि डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, डीएमिनेशन करेंगे। बेसिकली दीज एंजाइम्स आर लाइएजेस जो कि ये मॉलिक्यूल्स को काट रहे हैं। A chemical substance with which an enzyme react is called, हम लोगों ने इसके बारे में स्टार्ट में सबसे पहले एमसीक्यूज में भी बात की थी जब हम इनहिबिटर की बात कर रहे थे कि वो केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ सक्सेसफुल रिएक्शन करता है उसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। डैश आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी लाइसोसोम्स, तो वो सेल्स जिन्होंने बेसिकली फेगोसाइटोसिस करनी है, जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं, इनको हम लोग स्टडी करेंगे अगर हम लोगों ने लाइसोसोम्स को स्टडी करना है। तो टोटल नंबर ऑफ NADH आर मेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल के नतीजे में एक क्रेब्स साइकिल के नतीजे में 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं। टोटल जब एक ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है तो 2 क्रेब्स साइकिल होंगी, 6 NADH प्रोड्यूस होंगे। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH होते हैं और एक FADH2 होता है। तो दैट वाज वन पास पेपर, नॉट द पास पेपर, फुल लेंथ पेपर ऑफ स्टेप्स बायोलॉजी। ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे मुझे बताना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर लाजमी करूंगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।